हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम भारतीय काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने काव्य लक्षण पर चर्चा की, काव्य लक्षण को अच्छे से जाना और काव्य लक्षण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम काव्य हेतु को पढ़ेंगे। काव्य हेतु क्या है और किन किन काव्य शास्त्रियों ने काव्य हेतु से संबंधित क्या क्या बात कही है। काव्य हेतु में हेतु का क्या आशय है? कारण। और काव्य का मतलब है कारण। काव्य हेतु का अर्थ है वह साधन, यानी वह तत्व जिनसे काव्य का सृजन होता है। वस्तुतः वे साधन जो कवि को काव्य सृजन में सक्षम बनाते हैं उन्हें काव्य हेतु कहा जाता है। अर्थात काव्य हेतु क्या हुए? जो कवि को काव्य सृजन में सक्षम बनाने में उपयोगी होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि काव्य के वे कारण जिनसे रचना संभव हो पाती है। अर्थात हम रचना कैसे कर पाते हैं, रचना कैसे संभव होती है, उन्हें ही, उन कारणों को ही काव्य हेतु कहा जाता है। कवि शिक्षा के अंतर्गत कवि में काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को काव्य हेतु अथवा काव्य का कारण कहा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि काव्य की उत्पत्ति का कारण ही काव्य हेतु कहलाता है। सामान्यतः किसी व्यक्ति में काव्य रचना का सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण ही काव्य हेतु कहलाते हैं। काव्य का आशय कार्य से लगाया जाता है और हेतु का कारण से। अर्थात किसी व्यक्ति में काव्य रचना का सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण। आगे देखते हैं। मुख्यतः काव्य हेतु को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। काव्य हेतुओं को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? 3 भागों। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। भामह ने केवल प्रतिभा को ही एकमात्र काव्य हेतु माना है। दंडी ने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और व्युत्पत्ति और अभ्यास अर्थात तीनों को माना है। रुद्रट ने भी 3 काव्य हेतु माने हैं। इसके अलावा राजशेखर ने समाधि और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु का कारण माना है। मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है और शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। अर्थात ये तीनों मिलकर ही काव्य हेतु बनते हैं, पृथक पृथक नहीं बनते, ये मानना है मम्मट का। हेमचंद्र कहते हैं प्रतिभा काव्य का हेतु है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के संस्कारक है। और जगन्नाथ कहते हैं कि काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के हेतु है। अर्थात हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि मुख्यतः इन 3 को हम काव्य हेतु में शामिल कर सकते हैं। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। प्रतिभा जो है वह जन्मजात गुण होता है। व्युत्पत्ति व्याकरणिक व साहित्यिक तत्वों का ज्ञान या यूँ कहें लोक कला और शास्त्र ज्ञान से संबंधित ज्ञान होता है। और अभ्यास जो निरंतर अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रतिभा सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य हेतु माना जाता है और इसके महत्व को स्वीकार करने वाले हैं, किसके को? प्रतिभा के महत्व को स्वीकार करने वाले हैं भामह, वामन, मम्मट और जगन्नाथ। अब यहाँ आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि प्रतिभा को अधिक महत्व देने वाले विद्वान है भामह, मम्मट, जगन्नाथ और वामन, और एक आपको दे दिया दंडी। तो इसमें दंडी नहीं है क्योंकि अत्यधिक महत्व दंडी ने इसको नहीं दिया है। दंडी ने विशेष महत्व दिया है अभ्यास को। व्युत्पत्ति और अभ्यास ये अर्जित किए जाते हैं और प्रतिभा जन्मजात होती है। अर्थात प्रतिभा हमें जन्म से मिलती है, लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास को हम अर्जित कर सकते हैं, अपनी मेहनत के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास कर करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सरपर परत निशान, वो वाली बात है। अभ्यास जो है
इसको दंडी ने विशेष महत्व दिया है और वामन ने भी प्रतिभा को मुख्य काव्य हेतु मानते हुए अभ्यास को स्वीकार किया है। ये 3 मुख्य काव्य हेतु हैं। अब हम देखते हैं प्रतिभा के विषय में विस्तृत रूप से। प्रतिभा वह शक्ति है जो व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। प्रतिभा के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हम इन सभी बिंदुओं को पढ़ेंगे। प्रतिभा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। प्रतिभा क्या होती है? प्रतिभा यह जन्मजात शक्ति होती है, जन्म के साथ ही व्यक्ति को मिल जाती है। यह काव्य हेतुओं में सबसे प्रमुख कारण या काव्य हेतु माना गया है। जन्मजात होती है, यह ईश्वर प्रदत्त होती है, यह ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। और प्रतिभा नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा मानी गई है। प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, भावों, अलंकारों, उक्ति वैचित्र्य आदि का विधान करता है। प्रतिभा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। वामन क्या कहते हैं? जन्मांतर से प्राप्त संस्कार इन्होंने प्रतिभा को माना है। वे कहते हैं कि जन्मांतर से प्राप्त संस्कार ही प्रतिभा है और काव्य का सबसे प्रमुख कारण प्रतिभा ही माना है। इसके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती है और होती है तो हास्य का कारण बन जाती है। ऐसा कौन कहते हैं? वामन कहते हैं, क्योंकि यह जन्मांतर से प्राप्त संस्कार है। आगे देखते हैं, मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है। अर्थात प्रतिभा के लिए जो शब्द प्रयोग में लिया है मम्मट ने, वह शक्ति प्रयोग में लिया है। और वामन की भांति ही कहा है कि शक्ति कवित्व का बीज रूप कोई संस्कार विशेष है जिसके बिना काव्य प्रस्तुत नहीं होता, और यदि होता भी है तो उपहासनीय होता है। कुछ ऐसी ही बात वामन ने कही है कि काव्य रचना नहीं हो सकती बिना किसके? प्रतिभा के। अगर होती है तो वह हास्य का कारण बन जाती है। ठीक ऐसी ही बात करते हैं मम्मट कि अगर प्रतिभा नहीं होती तो वह क्या बन जाती है? उपहासनीय बन जाती है। वे इसको, प्रतिभा को शक्ति कहते हैं और कहते हैं शक्ति है कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है। आपसे यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि यह किसने प्रतिभा के विषय में कहा है? तो मम्मट। रुद्रट क्या कहते हैं? रुद्रट इसको शक्ति शब्द से परिभाषित करते हैं और उत्पाद्या भी इन्होंने कहा है प्रतिभा को। रुद्रट ने प्रतिभा को शक्ति कहते हुए ये मत प्रकट किया है कि मन की एकाग्र अवस्था में अभिधेय का अनेक रूपों में विस्फुरण होता है, जिससे अक्लिष्ट पद सूझ पड़ते हैं, उसे हम शक्ति कहते हैं। आगे देखिए, भट्टतोत क्या कहते हैं प्रतिभा से संबंधित परिभाषा में। भट्टतोत की यह जो लाइन है यह बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है, बार बार पूछी गई है। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, अर्थात नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा प्रतिभा है। यह आप अच्छे से याद कर लेंगे। फिर देखते हैं नगेंद्र क्या कहते हैं। नगेंद्र असाधारण कोटि की मेधा प्रतिभा को बताते हैं। नगेंद्र कहते हैं कि प्रतिभा असाधारण कोटि की मेधा है। प्रतिभा को नीरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते, वह असाधारण में खुलकर खोलती है। आगे देखते हैं, भट्टतोत जैसी ही परिभाषा हेमचंद्र देते हैं, थोड़ी सी भिन्न है। ये कहते हैं प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, और हेमचंद्र कहते हैं नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा। इन दोनों का जो अंतर है वो आप देख लेंगे, आपको भ्रमित कर सकता है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। अभिनव गुप्त कहते हैं प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। प्रतिभा के संदर्भ में अभिनव गुप्त क्या कहते हैं? प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अर्थात प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है
जिसमें अपूर्व सृष्टि करने की क्षमता है। इसी के बल पर कवि काव्य रचना करने में समर्थ हो पाता है। आगे देखिए राजशेखर क्या कहते हैं, जो बुद्धि सार्थक शब्द समूहों को, अलंकार तंत्र को, कहने के ढंग को तथा अन्य बातों को हृदय में प्रभावित करती है, उसे ये प्रतिभा कहते हैं। कौन? राजशेखर। और वामन्य प्रतिभा को प्रकीर्ण के अंतर्गत रखते हुए इसकी महत्ता घोषित की है। वामन्य किसके अंतर्गत रखा है? ये है प्रकीर्ण के अंतर्गत रखा है। रुद्रट ने इसको उत्पाध्या कहा ही है। अब आगे देखते हैं हम कि राजशेखर ने इसको 2 भागों में विभक्त किया है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, कार्यत्री प्रतिभा और भाव्यत्री प्रतिभा। फिर इन्होंने जो कार्यत्री प्रतिभा है इसको भी 3 भागों में विभक्त किया है, सहजा, आहार्या और उपदेशिकी। और भाव्यत्री को 2 भागों में विभक्त किया है, सहजा और उत्पाध्या। कार्यत्री प्रतिभा जो है यह कवि से संबंधित होती है और भाव्यत्री जो प्रतिभा है यह पाठक से संबंधित होती है। कार्यत्री प्रतिभा कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा होती है और इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें सहजा जन्मांतर संस्कारों की उपेक्षा करने वाली होती है, अपेक्षा करने वाली, सॉरी उपेक्षा नहीं, अपेक्षा, बहुत अंतर हो जाता है उपेक्षा और अपेक्षा में। आहार्य जो है यह वर्तमान जन्म के संस्कार से उत्पन्न होती है और उपदेशिकी तंत्र मंत्र इत्यादि साधनों से उत्पन्न होती है। सहजा प्रतिभा जन्मजात और ईश्वर प्रदत्त होती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रतिभा जन्मजात और ईश्वर प्रदत्त होती है, तो आप क्या कहेंगे? सहजा प्रतिभा। जबकि आहार्य प्रतिभा का विकास शास्त्र अध्ययन और अभ्यास द्वारा संभव होता है। किसका? आहार्य का। और सहजा जो होती है वह जन्मजात प्रतिभा होती है। भाव्यत्री जो प्रतिभा है ये भावक का उपकार करने वाली प्रतिभा है, अर्थात पाठक का। भावक का अर्थ होता है काव्य का अधिकारी पाठक अथवा सहृदय। यह प्रतिभा कवि के श्रम एवं अभिप्राय का बोध कराती है। यह प्रतिभा भावक से होती है जिसके द्वारा वह काव्यानंद प्राप्त करता है। रुद्रट की जो प्रतिभा के 2 भेद किए हैं रुद्रट ने, सहजा और उत्पाध्या, उसमें सहजा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है और उत्पाध्या अन्य साधनों से, जैसे शास्त्र अध्ययन, अभ्यास, सत्संग आदि से। तो आप ध्यान रखेंगे कि सहजा जन्म से और आहार्य से, अध्ययन से प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए व्युत्पत्ति। अब हम देखेंगे व्युत्पत्ति के संदर्भ में। सामान्यतः जो व्युत्पत्ति है, जो शब्द है यह व्युत्पत्ति, यह किसी शब्द की रचना का ज्ञान होता है, उससे इसका अर्थ लगाया जाता है व्युत्पत्ति का। लेकिन काव्य के हेतुओं के संदर्भ में अगर हम देखें व्युत्पत्ति को, तो व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या लगाया जाएगा? निपुणता, पांडित्य, बहुलता और विद्वता से इसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा काव्य हेतुओं के संदर्भ में। कुछ विद्वान लोग ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहते हैं, अर्थात जो ज्ञान की उपलब्धि है, जो बहुज्ञता है, जो पांडित्य है, वो ही व्युत्पत्ति मानी गई है। ज्ञान की उपलब्धि, शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार के अन्वेषण को भी हम व्युत्पत्ति कहते हैं। अर्थात इसका जो सामान्य अर्थ है वह हम शब्द रचना ज्ञान से लगाते हैं और काव्य हेतु प्रसंग में इसका जो अर्थ है हम निपुणता, पांडित्य, विद्वता, लोक ज्ञान, कला और शास्त्र ज्ञान से लगाते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि व्युत्पत्ति से संबंधित विद्वान लोग क्या कह रहे हैं। भामह क्या कहते हैं व्युत्पत्ति के संदर्भ में? भामह कहते हैं छंद, व्याकरण, कला, लोक स्थिति तथा पदार्थों के ज्ञान से प्राप्त युक्तायुक्त विवेक को ही हम व्युत्पत्ति कहते हैं। और राजशेखर क्या कहते हैं? उचितानुचित विवेक को व्युत्पत्ति, अर्थात उचित और अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। रुद्रट कहते हैं, रुद्रट का यहाँ मैंने लिखा नहीं, रुद्रट क्या कहते हैं कि
छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ के उचित अनुचित सम्यक ज्ञान को ही व्युत्पत्ति कहते हैं। और मम्मट इसको, व्युत्पत्ति जो शब्द है इसको मम्मट क्या कहते हैं, क्या नाम दिया है, निपुणता। निपुणता कहकर इन्होंने व्युत्पत्ति को पुकारा है। और ये जो निपुणता ही है, यह मम्मट कहते हैं कि चराचर जगत के निरीक्षण और काव्य आदि के अध्ययन से प्राप्त होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान होना ही व्युत्पत्ति के नाम से जाना जाता है। व्युत्पत्ति के बल पर ही कोई व्यक्ति यह निर्णय कर पाता है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होना उचित है और किस स्थान पर नहीं होना अनुचित है। आगे देखते हैं, व्युत्पत्ति के भी दो भेद किए गए हैं। पहला शास्त्रीय व्युत्पत्ति और दूसरा लौकिक व्युत्पत्ति। शास्त्रीय व्युत्पत्ति का क्या अर्थ है कि यह व्युत्पत्ति शास्त्रों के अध्ययन और अनुशीलन से प्राप्त होती है। शास्त्र अध्ययन करते हैं, उसके पांडित्य से हमें जिस व्युत्पत्ति को प्राप्त करते हैं उसे शास्त्रीय व्युत्पत्ति कहते हैं। इससे काव्य में सौंदर्य एवं व्यवस्था का समावेश होता है। और जो लौकिक व्युत्पत्ति है यह लोक के निरीक्षण से उत्पन्न होती है। इस व्युत्पत्ति से विषय की सम्यक प्रस्तुति संभव होती है, परंतु किसी कवि की अभिव्यक्ति दोष रहित मार्मिक प्रभावकारी तभी हो सकती है जब वह शास्त्रीय और लौकिक दोनों प्रकार की व्युत्पत्ति से युक्त हो। अब हम अंतिम हेतु को देखेंगे, वह है अभ्यास। अर्थात 3 हेतु हमने पढ़े, प्रतिभा को देखा, व्युत्पत्ति को, और अब तीसरा है अभ्यास। अभ्यास का अर्थ होता है निरंतर प्रयास, अर्थात बार बार उस चीज़ को दोहराना जिससे हमें वह चीज़ याद हो जाती है। अभ्यास के संदर्भ में यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रतिभा के न रहने पर शास्त्र अध्ययन में अभ्यास की बात कौन करते हैं, तो दंडी करते हैं। और वामन क्या कहते हैं कि अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भाव इति, अर्थात अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। दंडी ही एकमात्र ऐसे काव्य शास्त्री हैं जिन्होंने अभ्यास को काव्य का प्रमुख हेतु माना है। अभ्यास के महत्व को हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाती सिर पर परत निशान। आगे हम देखते हैं हिंदी जो मत है, हिंदी जो विद्वान लोग हैं उन्होंने काव्य हेतुओं के संदर्भ में क्या कहा है और कितने कितने कैसे कैसे काव्य हेतु माने हैं। कुलपति मिश्र हैं, उन्होंने काव्य हेतुओं की संख्या 3 बताई है। और हिंदी में सबसे पहले काव्य हेतुओं पर चर्चा करने वाले कुलपति मिश्र ही हैं। इन्होंने कवित का कारण कहीं शक्ति, कहीं व्युत्पत्ति और कहीं अभ्यास बताते हुए कहा है कि शब्द अर्थ जिनते बने नीकी भांति कवित सुति धावन समृत तिन कारण कवि को चित। दूसरे हैं भिखारी दास, इन्होंने भी 3 काव्य हेतु बताते हुए जो शक्ति है यानी प्रतिभा है उसको जन्मजात मानते हुए शक्ति और सुकवियों द्वारा काव्य रीति का अध्ययन और लोकानुभव को काव्य हेतु बताया है। किसमें? इनका ग्रंथ है काव्य निर्णय, उसमें इन्होंने इन सब के बारे में बताया है। श्रीपति ने हिंदी में 6 काव्य हेतु माने हैं और कहा है, कई बार ये पद पूछ भी लिया जाता है, श्रीपति का शक्ति निपुणता लोकमत, आप लोकमत ध्यान रख लीजिएगा, शक्ति निपुणता लोकमत व्युत्पत्ति और अभ्यास 6 इन्होंने काव्य हेतु बताए हैं। अरु प्रतिभा ते होते है ताको ललित प्रकाश। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? प्रतिभा को मुख्य हेतु शुक्ल जी मानते हैं और कहते हैं कि प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु मानते हुए व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी इन्होंने महत्व दिया है, प्रतिभा को मुख्य हेतु माना है। शुक्ल जी अंतःकरण की उद्भावित क्रिया को कहते हैं प्रतिभा।
महावीर प्रसाद द्विवेदी सर्वाधिक महत्व देते हैं प्रतिभा को और क्या कहते हैं कि कवि के लिए जिस बात की सबसे अधिक ज़रूरत होती है वह प्रतिभा ही है। द्विवेदी जी व्युत्पत्ति और अभ्यास का भी महत्व स्वीकार करते हैं कि जिस कवि को विकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता। अर्थात शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी महत्व तो प्रतिभा को देते हैं लेकिन ये व्युत्पत्ति और अभ्यास का महत्व भी स्वीकार करते हैं। आगे हम बात करते हैं नगेंद्र की। नगेंद्र क्या कहते हैं, ये भी प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व देते हैं और प्रतिभा को चेतना शब्द है उससे प्रतिभा को इन्होंने चेतना माना है। प्रतिभा ही चेतना है और कहा है कि यह जो चेतना अनुभूति है चिंतन विचार संकल्प तथा कल्पना इत्यादि क्रियाएं संपादित करती हैं और ये भी प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हैं। आगे हम देखते हैं पाश्चात्य विचारकों के संदर्भ में। पाश्चात्य विचारकों के संदर्भ में जो प्लेटो है वो प्रेरणा को काव्य हेतु मानते हैं और प्रतिपादित करते हैं कि प्रेरणा के अभाव में कोई स्फुरण संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो अरस्तु हैं ये प्लेटो के शिष्य रहे हैं और इन्होंने प्रतिभा को महत्व दिया है और यह कहा है कि प्रतिभा जन्मजात होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।